Hello students. In our last video lecture, we have done first half chapter of Indian judiciary. Now we will do remaining chapter. Today we will start from different branches of legal system. हमारे लीगल सिस्टम की बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के केसेस होते हैं. वन इज़ सिविल केसेस एंड अदर इज़ क्रिमिनल केसेस. जो सिविल केसेस होते हैं हम उन केसेस को बोलते हैं अगर लोगों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या ग्रुप ऑफ पीपल या इंस्टीट्यूशंस का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. उन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और दोनों में से किसी एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, या फिर प्रॉपर्टी ओनर और उसका टेनेंट मीन्स जो रेंट पे जिन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डाइवोर्स केस है या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट केस है, तो इन सभी केसेस को हम सिविल केसेस बोलते हैं. इन केसेस में जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, एग्रीव्ड पार्टी हम बोलते हैं निर्दोष, जिसका दोष नहीं है. जो निर्दोष पार्टी है ना वो कोर्ट में केस फाइल करती है और जो डिसीज़न लेती है कोर्ट उससे विक्टोरियस पार्टी जो पार्टी केस जीतती है उसको रिस्पाइट दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है. रिस्पाइट मीन्स कुछ रिलीफ मिलता है. जो उसके खिलाफ बुरा हुआ था ना उससे उसको रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाता है, रेस्ट प्रोवाइड करवाना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से. उसके बाद नेक्स्ट है क्रिमिनल केसेस. क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होता है जैसे किसी लॉ को वायलेट कर देना, या फिर थेफ्ट, चोरी का कोई केस है, मर्डर है, फ्रॉड, हरासमेंट, डोरी, दहेज वगैरह मांगा किसी लेडी से किसी ने, मोलेस्टेशन, ड्रंकन ड्राइविंग, पी के कोई ड्राइव कर रहा है अगर ऐसा पकड़ा जाता है कोई, या फिर किसी पर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इस तरह के जो केसेस हैं ये क्रिमिनल केसेस होते हैं. सिविल केसेस के लिए एफआईआर दर्ज नहीं करवानी पड़ती, डायरेक्ट केस फाइल हो जाता है. लेकिन सिविल केसेस में सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको एफआईआर बोलते हैं ना, एफआईआर का तो सबको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ये पहले पुलिस के पास दर्ज करवानी पड़ती है. इसको दर्ज करवाने के बाद ही पुलिस अपनी क्राइम की जांच स्टार्ट करती है. देन प्रोब द क्राइम, प्रोब मीन्स जांच. वो इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट करती है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, और जब जांच करना वो शुरू कर देते हैं तब अल्टीमेटली केस फाइल हो जाता है कोर्ट में. और जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड कौन होता है? दोषी पर्सन, जिसने कुछ गलत किया है. एग्रीव्ड होता है निर्दोष और एक्यूज्ड होता है दोषी. अगर वो गिल्टी होता है, अगर उसने ऐसा साबित हो जाता है कि वाकई में उसने गलत किया है, तो सेंटेंस मीन्स जो जज फैसला सुनाते हैं उसको सेंटेंस बोला जाता है. तो जो सेंटेंस है वो वैरी करता है सिंपल फाइन से लेके डेथ सेंटेंस तक, जितना बड़ा उसका क्राइम है. अगर छोटा सा क्राइम है थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के, फ़ाइन लगा के सेटलमेंट हो जाती है, और अगर बहुत बड़ा क्राइम है तो उसके लिए डेथ सेंटेंस भी उसको दिया जा सकता है. देखो जब भी कोई भी केस फाइल होता है ना तो दो पार्टीज़ होती हैं, दोनों में से एक तो होता है निर्दोष और एक होता है दोषी. तो जो निर्दोष होता है उसको हम बोल देते हैं एग्रीव्ड पार्टी, और जो दोषी होता है उसको हम बोल देते हैं एक्यूज्ड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एक्सेस टू द कोर्ट्स. कोर्ट्स तक पहुंच की बात करेंगे अब हम. वैसे अब देखा जाए तो सुनने में तो यही आता है कि किसी भी पर्सन को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रावेंसेस हैं, तो उसको रिजॉल्व करवाने के लिए वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट तक. जैसे कि बोला जाता है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सिटीजन्स हैं जो कंट्री के, वो जस्टिस के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं. लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें ना तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट है. डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पुअर है. जब इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पुअर है, वो बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इतना ही कमा पा रहे हैं कि उनका डेली का ही गुजारा चलता है. ठीक है. और ज़्यादातर अनएजुकेटेड भी होते हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल है ना, जैसे जो झुग्गी झोंपड़ियों वगैरह में रहते हैं, एसटी पीपल होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब, वो अनएजुकेटेड भी होते हैं.
तो जब वो अनएजुकेटेड हैं, पैसा नहीं है उनके पास, पुअर हैं वो, और लीगल प्रोसीडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेंथी प्रोसीजर होता है, तो वो लोग अगर उनसे उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीने भी जा रहे हैं ना, तो भी वो लेंथी लीगल प्रोसीडिंग्स में वो नहीं मतलब इन्वॉल्व होना चाहते, वो केस फाइल नहीं करते। एक तो उन्हें नॉलेज नहीं होती, अनएजुकेटेड हैं वो, दूसरा इन सब में पैसे की भी ज़रूरत होती है, लॉयर वगैरह हायर करना पड़ता है और आना जाना पड़ता है, कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो पैसे की भी नीड होती है। तो इस वजह से ये लोग एक्सेस नहीं अवेल कर पाते, कोर्ट्स तक नहीं पहुंच पाते, और ये माइजरी वाली जो अपनी पोजीशन है, बेचारगी वाली पोजीशन, उस तक ही रह जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें अगर कोई पर्सन जिसके साथ गलत हो रहा है ना, वो खुद नहीं इसमें FIR या केस दर्ज करेगा। इसमें क्या है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और कोई दूसरा पीपल, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल देख रहे हैं उसके साथ गलत होते हुए, तो जो अदर पार्टी है ना, वो केस फाइल अगर करवाती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पब्लिक के इंटरेस्ट में केस फाइल किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है, उसके थ्रू मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। इसमें ना जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जो निर्दोष है, वो खुद नहीं केस फाइल करता, ना ही उसको कोई FIR वगैरह दर्ज करवाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं वो करता। जो दूसरे आम पब्लिक है ना, वो उसकी तरफ से केस फाइल करते हैं उसके भले के लिए। अभी आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। 2001 में थ्रोट सूखा पड़ गया था राजस्थान एंड उड़ीसा में, तो बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ पीपल है ना, उनको स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया था, मतलब उनको फूड की कमी हो गई थी वहाँ पे। और गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स थे वो स्पिलिंग ओवर थे, मतलब वहाँ पे जो फूड ग्रेन थी ना, वो बहुत ही बैड सिचुएशन में थी, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा फूड था कि वो पड़ा पड़ा ही सड़ रहा था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, PUCL के नाम से, इन्होंने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। क्यों फाइल किया? अब इन लोगों को तो स्कार्सिटी नहीं थी ना फूड की, किसको थी? राजस्थान एंड उड़ीसा के लोगों को थ्रोट आ गया था क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ गया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राइट टू फूड को इन्फोर्स करवाया सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने केस फाइल कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सबको, लेकिन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इस ऑर्गेनाइजेशन ने केस फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो शीर अपैथी शो कर रही हैं, मतलब बिल्कुल डिसइंटरेस्ट शो कर रही हैं कि उनके पास फूड ग्रेन उनके गोडाउन्स में सड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा रही हैं। तो हियरिंग के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया गवर्नमेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगी और कम से कम रेट पे अपनी राशन शॉप डिपोज़ के थ्रू कम रेट पे स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको फूड प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो आजकल मिड डे मील की स्कीम्स चलती हैं ना स्कूल्स में, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने केस फाइल किया था, उसी के थ्रू ही ऐसा हुआ है कि ये मिड डे मील स्कीम्स चल रही हैं आजकल स्कूल्स में। नेक्स्ट हेडिंग है कोर्ट जजमेंट्स। अब जो कोर्ट है वो भी हमें वैसे लगता है देखने को कि वो सबके लिए बराबर फैसला सुनाती है, लेकिन ये भी कई बार चेंज हो जाता है। कैसे? जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्रिटिक्स हैं, जो उसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे प्लानिंग की जा रही है ना, ये अनजस्ट है, ये न्यायपूर्वक नहीं है। इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग हैं ना, वो डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको उनकी जगह से हटा दिया गया है डेवलपमेंट के नाम पर, जो कि गलत है। एक तरफ तो कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट हर किसी को मिलने चाहिए, तो राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, लेकिन दूसरी तरफ ही ओल्गा तैलीज एंड वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन केस 1985, इसमें कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो राइट टू लाइवलीहुड है ना, आजीविका का जो राइट है, ये भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। ये ऐसा लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जो पेवमेंट डिवेलपर्स हैं,
फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं इनफॉर्मल से घर बना के, झुग्गी झोपड़ियाँ बना के, तो गवर्नमेंट उनको वहाँ से हटा देती है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दूसरी तरफ फिर गवर्नमेंट अपनी बात से पलट जाती है। वो क्या करती है कि जो पेवमेंट ड्वेलर्स फुटपाथ पर इनफॉर्मल घर बना के रहते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। इविक्शन मीन्स रिमूव कर दिया जाता है। डिमोलिएशन ऑफ दियर इलीगल हाउसेस, उनके हाउसेस को इलीगल बोल के। तो यहाँ से उनका जो राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू लाइफ है, वही उनसे छीन लिया जाता है। और कोर्ट खुद अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऐसा कर रहा है। तो वैसे तो कोर्ट कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीना जा रहा है तो मेरे पास आके केस करो। अब एक तरफ कोर्ट खुद ऐसा कर रहा है, तो इसलिए बोला, कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में बोला गया है कि वो खुद ही मतलब कुछ सर्टेन पीपल के केस में उसकी जजमेंट्स भी चेंज हो जाती हैं। उसके बाद है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ऐसा भी बोला जाता है, एक फ्रेज़ है कि जो जस्टिस है ना वो अगर लेट मिल रहा है, काफ़ी डिले होता जा रहा है, तो वो ना के बराबर है, जस्टिस डिनाइड ही है वो। मतलब अगर जैसे कोर्ट्स होते हैं वो तारीख पे तारीख डालते रहते हैं, वो जस्टिस को डिले करते रहते हैं, तो वो जस्टिस डिनाइड के ही बराबर है। उसके बाद है अब जो लोक अदालत वाला कंसेप्ट है। लोक अदालत एक अच्छा रोल प्ले करती है। लोक अदालत क्या होता है, जो लोग कोर्ट्स में केस करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ वो एक्सपेंसिव भी होता है, पैसा भी लगता है ज़्यादा, और वहाँ पे एक ही हियरिंग में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन लोक अदालत में एक ही हियरिंग में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सिंगल हियरिंग में, और ये इनएक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे लोग बिना पैसे खर्च किए अपना केस फाइल कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा लोक अदालत का, इससे जो कोर्ट्स हैं, अपर कोर्ट्स हैं, हायर अथॉरिटी वाले, उनका बर्डन भी कम हो जाता है, और जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी डिक्लाइन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लोक अदालत का जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह होते हैं ना, उनका रिटायर्ड जज होता है, उसका साथ देता है एक लॉयर और एक सोशल वर्कर। और जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं उनके पास फिर ऑप्शन नहीं रहता कि यहाँ से जो हियरिंग हो जाते हैं, जो फैसला मिल जाता है उनको उसी को ही मानना पड़ता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। गुड बाय।